तो सबसे पहले रेडिएशन है क्या, मैं पहले बता चुका हूं, रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का प्रोपोगेशन है और उसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो रेडिएशन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इस ट्रांसफर के लिए, इस प्रोपोगेशन के लिए किसी भी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात क्लियर है। एक नाम आने वाला है इस टॉपिक में, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी एक इमेजिनरी बॉडी है, ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाले कंप्लीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, या द बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट, उसी को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ओके, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होता है, एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होता है। इसका मतलब जितनी एनर्जी अवेलेबल होती है उसका 100% है ना, वो 100% एब्जॉर्ब कर लेता है। जितनी एनर्जी अवेलेबल होती है उसका वो 100% एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास रियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं है, केवल एक एग्जाम्पल है, सन। ब्लैक होल नहीं भाई, ब्लैक बॉडी है। हाँ हाँ, ब्लैक होल भी सब एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो यार, ऐसा है कि हम एक आइडियल ब्लैक बॉडी में एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन बोथ वेज ट्रू है कि वो हर तरह का रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करता है और हर तरह का रेडिएशन एमिट भी करता है। ब्लैक होल एमिट वाली डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर पाएगा, वो केवल एब्जॉर्ब करता है, एमिट नहीं करता है, इसलिए ब्लैक होल ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, ब्लैक होल का ब्लैक बॉडी के कॉन्सेप्ट से कोई लेन देना नहीं है, जबरदस्ती उसको इन्वॉल्व ना करें। एक ब्लैक बॉडी, जब मैं कहता हूं ऑल पॉसिबल रेडिएशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ऐसी एक इमेजिनरी बॉडी जो रेडियो वेव, एक्स रेज, गामा रेज, विजिबल रेज, हर तरह के रेडिएशन एमिट कर पाए और हर तरह के रेडिएशन उसके ऊपर पड़े तो एब्जॉर्ब भी कर ले। ऐसी प्रैक्टिकल, ऐसी इमेजिनरी बॉडी का नाम क्या है, ब्लैक बॉडी। तो हमारे पास एक ही एग्जांपल है, सन इज अ ब्लैक बॉडी, और बाकी बॉडी नॉर्मल बॉडी है। दुनिया में जो एग्जिस्ट करती हैं, हमारे रियल वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट करती हैं, वो सब क्या है, नॉर्मल बॉडी। तो नॉर्मल बॉडी के अंदर क्या ये फीचर है कि अपने ऊपर पड़ने वाले हर तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले? नहीं, वो चूजी होती है, कुछ परसेंट एब्जॉर्ब करता है और कुछ परसेंट छोड़ देता है, हर तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो ब्लैक बॉडी एक खास तरह की बॉडी है जो हर तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है और हर तरह के रेडिएशन को एमिट कर सकता है। ऑनलाइन है कोई? एक नाम आया है सोलर कांस्टेंट। फिर से वही बात है यार कि सोचो कि अर्थ में कोई ब्लैक बॉडी पड़ी हो और उस पर सन का रेडिएशन गिरे, तो क्या वो पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी? तो अब यार सोलर कांस्टेंट क्या है कि अर्थ के यूनिट एरिया में कितनी सोलर एनर्जी पर सेकेंड गिर रही है। सोलर कांस्टेंट क्या है, अर्थ के यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी पर सेकेंड गिर रही है। तो यूनिट एरिया यूनिट सेकेंड में कितनी एनर्जी पर सेकेंड गिर रही है। अब जितनी गिर रही है, अगर कोई ब्लैक बॉडी वहां पड़ी होती तो वो उतनी एब्जॉर्ब कर लेती। कुल मिला के कितनी गिर रही है वो इंपॉर्टेंट है, जितनी गिर रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट, है ना। तो आमतौर पे एक एवरेज वैल्यू दी गई है कि सन की इतनी एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया में गिरती है। तो वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड और पर मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर का एक
स्लैब इमेजिन करो यार, अर्थ में कोई पर मीटर स्क्वायर का एक स्क्वायर टाइल्स इमेजिन करो और उसको खुले में रख दो सन के प्रेजेंस में, तो इन एवरेज इतनी एनर्जी उस पर गिर रही होती है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। यानी एक सोलर पैनल ज्यादा से ज्यादा इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, हालांकि उसका एब्जॉर्प्शन इतना होता नहीं, वो नॉर्मल बॉडी की तरह बिहेव करता है। एक सोलर पैनल इसका कुछ परसेंट 2-3% ही शायद एब्जॉर्ब करता है, बाकी सब रिफ्लेक्ट कर जाता है। इसलिए हमें केवल इससे मतलब कितना गिर रहा है। तो अब यार जितना गिर रहा है, अगर सही में वहां ब्लैक बॉडी होती, सोलर पैनल तो नहीं एब्जॉर्ब कर पाता, अगर ब्लैक बॉडी होती तो वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता। तो डेफिनेशन ऐसी बनाई गई है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑफ सन रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी ऑन अर्थ। तो ऑन अर्थ अगर ब्लैक बॉडी हो तो पर यूनिट एरिया पे इतनी एनर्जी वो ज्यादा से ज्यादा खा सकता है, नॉर्मल बॉडी इतना नहीं एब्जॉर्ब कर पाती। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, कभी कभी सीधे सीधे इंफॉर्मेशन पे ही क्वेश्चन आता है कि सन की इंटेंसिटी अर्थ पे बताओ। इसको हम इंटेंसिटी ऑफ EM रेडिएशन बाय सन ऑन अर्थ भी कह सकते हैं। सन की वजह से अर्थ पे इतना रेडिएशन हर सेकेंड हर यूनिट एरिया पे गिरता है। तो ये सारे नाम क्लियर हो गए हैं भाई। नोट कर लिया भाई। हम ब्लैक बॉडी की बात ही क्यों कर रहे हैं यार? क्योंकि स्टीफन ने जो अपना नियम दिया है वो किसके लिए दिया है? ब्लैक बॉडी के लिए, नॉर्मल बॉडी के लिए नहीं दिया है। किसके लिए दिया है? ब्लैक बॉडी के लिए। इसलिए हम सब कुछ ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं। ये कुछ ऐसी बात है कि ब्लैक बॉडी क्या करता है, नॉर्मल बॉडी उसके मुकाबले कुछ परसेंट कर पाता है। जैसे मैंने कहा ब्लैक बॉडी अगर 100 एनर्जी खाता है तो नॉर्मल बॉडी कुछ 20 खाता है। तो ब्लैक बॉडी जब 200 खाएगा तो ये 40 खाएगा। मतलब ये एक नॉर्मल बॉडी को हमेशा किससे कंपेयर किया जाता है? नहीं होता यार कि शर्मा जी के लड़के ने 100% पाया तो तुमने 80% पाया। तो शर्मा जी का लड़का वो एग्जाम्पल, वो रेफरेंस है, जैसे ब्लैक बॉडी। तो यहां ब्लैक बॉडी से ही रेफरेंस में सारी बातें करने वाले हम लोग, उसी से कंपेयर करके नॉर्मल बॉडी का डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर शर्मा जी के लड़के ने 100% किया है तो नॉर्मल ने अगर 80% किया है तो इसका मतलब तुम्हारा एब्जॉर्प्टिविटी कम है। शर्मा जी के लड़के के मुकाबले तुम 20% कम एब्जॉर्ब करते हो। अब बीच में यार क्लास में सोओगे तो शर्मा जी आगे निकल जाएंगे। क्या कुछ लोरी जैसा लग रहा है? मेरी आवाज में वो लोरी जैसी महक है कि उसको सुन के तुम्हें सोने का मन कर रहा है। क्या तुम भी पटाखे की आवाज से आजकल सो नहीं पा रहे हो? अच्छा तुम ही जला रहे हो? मुझे तो सुनाई देता है यार, और इंडिया जीतने के बाद भी पटाखे चल रहे हैं, इसका मतलब कि कोई कर रहा है। साउथ अफ्रीका हारने के बाद किसी ने नहीं चलाया ना, क्योंकि कोई नहीं चाहता था ऑस्ट्रेलिया जीते। अब यार इतने बार वर्ल्ड कप ले गए हैं, वही बार बार फाइनल में आएंगे, ये भी कोई बात हुई? गरीब को भी मौका मिलना चाहिए था, लेकिन गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा यार। साउथ अफ्रीका आज तक फाइनल में नहीं पहुंचा, फिर नहीं पहुंचा, ठीक। अच्छा ऑस्ट्रेलिया के नाम का थोड़ा सा खौफ भी है, हमेशा ये लगता है ऐसा ना वो जीत जाए। अब ये बुरी तरह से तो नहीं होगा यार, इस बार बुरी तरह से उसको तो ये एक ब्लैक बॉडी है और इसके ऊपर रेडिएशन गिराया जा रहा है। ये हरी हरी रोशनी जो तुम्हें नजर आ रही है, ये क्या है? रेडिएशन है। और ये रेडिएशन खा खा के गर्म हो रही है। गर्म अब दिखाऊं कैसे? अब टच कराने पे गर्म तो लगेगा नहीं, तो मैंने इसका रंग बदल दिया है। दिख रहा है रंग? ये रंग से तुम्हें समझ लेना चाहिए कि ये गर्म हो गई है। हाँ ये भी आपने बनाया? हाँ और क्या, इसमें क्या मैं नहीं बनाया, इसमें कुछ इससे कठिन एनिमेशन मैंने बनाया, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। खैर तो यार देखो मैंने यहाँ पे
ये दिखाने की कोशिश की कि नॉर्मल बॉडी हीट खा खा के गर्म हो रही है और गर्म होने से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। साथ ही साथ मैंने एक और चीज दिखाई यार, देखो उसके आसपास उसका कुछ ऑरा जैसा दिख रहा है। जैसे जैसे गर्म हो रही है वैसे वैसे अगल बगल मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि ये एमिशन भी कर रहा है। एक्चुअली क्या है, जो डिस्कशन हम करने वाले हैं उसमें एब्जॉर्प्शन की बातें अलग होंगी और एमिशन की बातें अलग होंगी। तो जब हम यार इस बॉडी को रेडिएशन दे रहे थे तब गर्म होना शुरू हुई, और जैसे ही गर्म होना शुरू हुई तो साथ साथ एक और काम ये शुरू कर देता है, क्या? हीट निकालना। लेकिन हम एट अ टाइम एक ही चीज पे मैथ्स लगा पाएंगे, लेकिन बॉडी तो दोनों काम करती होगी, एब्जॉर्प्शन भी करती है, और जब तक बॉडी 0 केल्विन में है, 0 केल्विन मतलब वो टेम्परेचर जो हमने कभी आज तक महसूस नहीं किया है। 0 केल्विन मतलब वो टेम्परेचर कि मून का वो वाला हिस्सा जहां पे हीट लाइट कभी नहीं पहुंचती, वहां भी 0 केल्विन नहीं होता है, वहां भी 0 केल्विन नहीं होता, कुछ -200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, वो भी 0 केल्विन नहीं है। मतलब इतना ठंडा कि उस जगह पर एक भी फोटोनिक एनर्जी अवेलेबल। तो अगर 0 केल्विन पे ये बॉडी होती तो कोई रेडिएशन ना करती, लेकिन क्या जैसे जैसे गर्म हो रही है वैसे वैसे इसके अंदर से भी रेडिएशन बाहर निकल रहा है। तो ये जो अगल बगल मैंने इसका गोल गोल सा ऑरा दिखाया है, ये ऑरा नहीं मूर्ति के पीछे बना होता है वो, तो ये क्या है, ये जो खुद रेडिएशन निकाल रहा है उसको दिखा रहा है। बात क्लियर है? और ये रेडिएशन धीरे धीरे क्यों ग्रो कर रहा है? अरे भाई जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका रेडिएशन भी ग्रो करेगा। क्या जनता समझ पा रही है? तो इस बॉडी में अब क्या चल रहा है, दो प्रोसेस चल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन चल रहा है यानी हीट खा खा के गर्म होना, और दूसरा गर्म हो के हीट निकालना, एब्जॉर्प्शन और एमिशन। और ये दोनों ही काम जबरदस्त तरीके से कर रहा है। जबरदस्त तरीके से मतलब कि जितना रेडिएशन इसके ऊपर गिर रहा है ये पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है ना, और एक टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद जितना खा रहा होगा उतना निकाल भी रहा होगा। क्योंकि यार ऐसा थोड़ी कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ता ही रहेगा हमेशा, कहीं ना कहीं जाके बॉडी का टेम्परेचर रुक जाएगा। रुक जाने का मतलब क्या है कि अब जितना खा रहा है उतना एमिट भी कर रहा है। इसका मतलब ब्लैक बॉडी खाता भी बढ़िया है और एमिट भी बढ़िया करता है। बात क्लियर है? ब्लैक बॉडी का ये फीचर है, एब्जॉर्ब भी 100% करता है और एमिट भी 100% करता है। क्या शुरू में भी ऐसा होगा? यार शुरू में जब हमने इसके ऊपर रेडिएशन डाला था तब क्या ये एब्जॉर्ब और एमिट बराबर बराबर कर रहा होगा? नहीं, शुरू में एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है क्योंकि वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से तय होगा कि ये कितना खाएगा, और बॉडी के टेम्परेचर से तय होगा कि ये कितना रिलीज करेगा। यहां दो चीजें मैं बोल रहा हूं यार, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या तय करता है कि बॉडी कितना एब्जॉर्ब करेगी, और बॉडी का टेम्परेचर क्या तय करता है कि बॉडी कितना एमिट करेगी। तो शुरू में तो बॉडी में टेम्परेचर था ही नहीं तो निकाल नहीं रही थी, जैसे जैसे का टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे इसने एमिशन चालू किया, और एक समय ऐसा आएगा जब इसका एब्जॉर्प्शन और एमिशन बराबर हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये मैंने ब्लैक बॉडी दिखाई है। अब ब्लैक बॉडी और नॉर्मल बॉडी साथ साथ दिखाते हैं। शर्मा जी का लड़का और एक आम आदमी जो हमेशा डांट खाता है, उन दोनों को मैंने अगल बगल रखा है। दोनों को मैंने रेडिएशन के इफेक्ट में रखा, कौन जल्दी जल्दी गर्म होगा। ओके देखो कौन जल्दी जल्दी गर्म हुआ, हो रहा है, वो थोड़ा स्लो लगता है, उसका टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। ऐसा नहीं कि वो गर्म नहीं हो सकता, उल्टा लिखा दिया क्या मैंने यार? ब्लैक बॉडी ब्लैक थोड़ी, खैर ब्लैक बॉडी नाम है यार, ब्लैक कलर में ये क्षमता ज्यादा होती है एब्जॉर्ब करने की, इसलिए हम आमतौर पे ब्लैक से इमेजिन करते हैं। ये मैंने उल्टा दिखा दिया है, एक्चुअली मुझे इसी को ब्लैक दिखाना था। कोई दिक्कत नहीं यार, मैंने नाम बता दिया यार। कौन जल्दी जल्दी गर्म होगा? उसी रेडिएशन में ये भी रखा है, उसी रेडिएशन में कौन जल्दी गर्म होगा? ब्लैक बॉडी। नहीं यार देखो वो भी थोड़ी देर में गर्म हो रहा है, लेकिन थोड़ा देर में। क्यों? क्योंकि वो धीमे धीमे खा रहा है, ये जल्दी जल्दी खा रहा है। अच्छा इसका ऑरा एमिट करने को दिखा रहा है, उसका भी ऑरा है, वो भी एमिशन दिखा रहा है, बट इसके एमिशन भी तेज है, एब्जॉर्प्शन भी तेज है, और उसका एब्जॉर्प्शन भी स्लो है और एमिशन भी स्लो है।
क्या बात समझ पा रहे हैं? दोनों का एरो बराबर, ऑरा बराबर ब्राइट नहीं है। अरे इंसान का कोई ऑरा होता नहीं है, भगवान के पीछे तेज होता है। तुम देखते हो सर के पीछे ऐसे दिखा दिया जाता है ग्लो। हाँ तो इंसान का कम होता होगा, पेड़ का भी होता है। ये बायोलॉजी में लिखा है कहीं? नहीं सर वो लिविंग थिंग में नॉन लिविंग सबका ऑरा, ऑरा मतलब रेडिएशन की बात कर रहे हो? ऑरा का कलर होता है आपकी, वो तो हम लोगों ने पढ़ा ही है। अब ये पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी तो हम लोग फिजिक्स में नहीं पढ़ते, लेकिन ऑरा वाली बात तो हम लोग पढ़ते ही हैं। अच्छा बताओ, हम लोगों ने हाइड्रोजन बोर्स मॉडल में एमिशन की बात करी है, एमिशन स्पेक्ट्रम की। इसका मतलब वो डिफरेंट कलर के रेडिएशन बाहर निकालता है, तो ये तो सही बात है। नॉन लिविंग और लिविंग सब रेडिएशन करते हैं, है ना। और ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा तरह के रेडिएशन होते हैं, ज्यादा वेवलेंथ के रेडिएशन होते हैं। खैर तो ठीक है यार, उसको तुम ऑरा कह सकते हो। हाँ ओके ठीक। हम एक टर्म डिफाइन करने वाले हैं, इसका नाम है क्या? एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर सिंपल कंपैरिजन है कि शर्मा जी का लड़का 80 नंबर लाया, और सॉरी 100 लाया, और गुप्ता जी का लड़का 80 नंबर लाया, तो एब्जॉर्प्टिव पावर कितने परसेंट? एब्जॉर्प्टिव पावर ब्लैक बॉडी के लिए नहीं डिफाइंड है। किसके लिए डिफाइंड है? नॉर्मल बॉडी की। तो नॉर्मल बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर कुछ परसेंट होता है, जो कि 100% कभी नहीं होता है। भाई नॉर्मल कभी ब्लैक बॉडी के बराबर नहीं हो सकता ना यार। तो मान लिया वो 80% है, तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगा? 0.8। बेसिकली वो 1 में वेटेज को डिनोट करेगा। तो एब्जॉर्प्टिव पावर की डेफिनेशन क्या हो गई? हीट एब्जॉर्ब्ड बाय नॉर्मल बॉडी। पहली बात तो ये एब्जॉर्प्टिव पावर किसके लिए डिफाइंड है? नॉर्मल बॉडी के लिए। नॉर्मल बॉडी के लिए, यानी यार ये बातें नॉर्मल बॉडी के लिए ही होंगी। और वो कितने परसेंट हीट खा रही है? हीट एब्जॉर्ब्ड बाय नॉर्मल बॉडी डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड बाय, ओके एक ही बात है यार। अच्छा ये बताओ, हीट इंसिडेंट ऑन नॉर्मल बॉडी, और अगर उस जगह पे ब्लैक बॉडी होती तो सारी इंसिडेंट एब्जॉर्ब कर लेती कि नहीं? तो ये वही बात हो गई, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक बॉडी इज सेम एज हीट इंसिडेंट ऑन इट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो हीट इंसिडेंट ऑन नॉर्मल बॉडी और हीट एब्जॉर्ब्ड बाय नॉर्मल बॉडी का रेशियो नहीं 1 आएगा। ब्लैक बॉडी का दोनों इक्वल आ जाएगा। मैं किसके लिए बात कर रहा हूं? नॉर्मल बॉडी के लिए। नॉर्मल बॉडी के लिए 1 कभी नहीं होगा, ए हमेशा लेस देन 1 आएगा। ओके ब्लैक बॉडी कहेंगे तो जितना इंसिडेंट होगा उतना ही वो एब्जॉर्ब भी कर लेगा, तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर क्या आएगा? बिल्कुल सही बात है। अगर ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर कहेंगे तो 1 आएगा, और बाकी सारी बॉडी का उसका एब्जॉर्प्टिव पावर 1 से कम होगा। यानी क्लास में अगर एक बच्चा ऐसा कोई बैठा है जो मैं जितना फेंकता हूं वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है, आई मीन जितना भी पढ़ाता हूं वो सब एब्जॉर्ब तो उसका वो हो गया शर्मा जी का लड़का, यानी वो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या हो गई उसकी? 1। और बाकी स्टूडेंट कोई 70%, कोई 80%, कोई 2% या 20%, 2% बहुत कम हो गया यार। इतना प्लान करके कोई हाथ थोड़ी दिखाता है यार, अपने ऊपर क्यों ले लेते हो तो अब यार यहाँ एब्जॉर्प्टिव पावर की बात चल रही, तो क्या इसी तरह की बात एमिशन में भी कर सकते हैं? लेकिन अभी पता नहीं क्यों किसी ने नाम बड़े गंदे रखे हैं। उसका नाम एब्जॉर्प्टिव पावर रखा था, तो इसका नाम रखना चाहिए था एमिसिव पावर, बट नाम क्या रखा गया? और सबसे बड़ी बात, एमिसिव पावर भी कोई चीज है जो भी थोड़ी देर बाद आएगी। तो एमिसिविटी क्या है कि वो कितना इमिट करता है नॉर्मल, और शर्मा जी का लड़का कितना इमिट करता है, उनका कंपैरिजन। ठीक है, तो फिर से यार हीट एमिटेड बाय नॉर्मल बॉडी और हीट एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी का कंपैरिजन, वो क्या है? एमिसिविटी। और फिर से अगर कोई पूछे ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी क्या होगी? अरे 1 होगी भाई, 1 होगी, और नॉर्मल बॉडी की 1 से कम होगी। तो कुल मिला के ए और ई दोनों ही 1 से कम होंगे, है ना। फॉर ब्लैक बॉडी ए और ई क्या होंगे? 1 होंगे, और नॉर्मल बॉडी के लिए
ए भी 1 से छोटा होगा और ई भी 1 से छोटा होगा। क्या ये डेफिनेशन समझ में आ गई? आजकल तो शर्मा जी का लड़का बहुत बढ़िया कर रहा है और शर्मा जी का पति भी। शर्मा जी का लड़का यानी रोहित शर्मा। शर्मा जी का पति बोला आपने। हाँ, शर्मा जी का पति यानी विराट कोहली। दोनों अच्छा कर रहे हैं आजकल। नहीं, मैंने जो पढ़ा था वो पढ़ा था शर्मा जी का लड़का और शर्मा जी का दामाद दोनों ही अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में फिर चला यार ये कौन शर्मा जी का दामाद? वो अनुष्का शर्मा के फादर शर्मा ही होंगे ना यार। नोट कर लिया भाई लोग? तो दोनों का एब्जॉर्प्टिव पावर कितना है? 1 है। एमिसिव पावर कितना है? 1 है। नहीं 1 तो नहीं कहेंगे। रोहित शर्मा से उम्मीद थी एक आध डबल सेंचुरी मार देता इस बार, अभी तक नहीं किया। हाँ यही लग रहा है कि फाइनल में सब मारेंगे। फाइनल में सब मारेंगे। रोहित शर्मा 200, विराट कोहली 100, शुभमन गिल 100, सूर्य कुमार 100, टोटल स्कोर 500। हाँ अरे उसको तो मैं भूल ही गया यार, बहुत बढ़िया खेल रहा है वो, उम्मीद से बहुत ज्यादा। मैं तो सोच रहा था ड्रॉप करने का इसको, फिर एक मैच में अच्छा कर दिया। मतलब क्या 3-4 मैच में शुरू में हैं? तो आपने ना ड्रॉप करने का सोचा? क्या ऐसा होता है क्या बैट में? मुझे नहीं पता है, तुमको काफी जानकारी है। हटा दे भाई। तो दिवाली में जितनी प्लानिंग करी थी सब एग्जीक्यूट हो गई, नहीं हो पाई तो संडे को प्लान कर लो। आई मीन पढ़ाई को लेके जो भी बैकलॉग्स हैं वो कवर करने के लिए तो छुट्टियां होती हैं। तो छुट्टियां किस लिए होती हैं? बैकलॉग कवर करने के लिए, छूटी हुई क्लास पढ़ने के लिए। तो अगर दिवाली में नहीं हो पाया तो संडे प्लान कर लो, संडे खाली रहेगा। हटा दे भाई। ओके, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमीटर। ये लाइन कहाँ से निकल के आई? मैंने ये समझाने की कोशिश करी है, जो खाता ज्यादा है वो निकालता जाता है, एमिट ज्यादा करता है। जिसका एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा होगा उसी का एमिसिविटी भी ज्यादा होगा। एमिसिव पावर मत बोलना यार, ये नाम एक सिमिलर है बट नाम रखे बहुत गंदे तरीके से हैं। एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब एब्जॉर्प्शन को लेके है, एमिसिविटी का मतलब एमिशन को लेके है, और बिल्कुल सिमिलर तरह के नाम है। बट अब क्या है कि नाम जो है ना गंदे तरीके से रखेंगे। इसका एब्जॉर्प्टिव पावर था तो इसका क्या होना चाहिए था, मगर नहीं रखा गया। दोनों ही रेशियो है। कोई पूछे ए और ई की यूनिट क्या होगी, बता, यूनिट ऑफ ए एंड ई क्या होगी? यूनिट लेस होंगे। जब भी सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो होता है तो उसकी यूनिट हमेशा डायमेंशन लेस होता है और यूनिट नहीं आती है। इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो मैं आगे बढ़ता है। तो स्टीफन नाम के साइंटिस्ट ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को लेके फॉर्मूला दिया था, इसीलिए सन को लेके फॉर्मूला दिया था, कह सकते हैं। क्या दिया है? सिग्मा ए टी की पावर 4। तो यार ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, जहां से जिस एरिया जो एक्सपोज्ड एरिया है जहां से हीट निकल पाए, तो ए क्या है? एक्सपोज्ड एरिया, एक्सपोज्ड एरिया जहां से हीट निकल रही है ना यार। तो अगर कोई स्फेयर होगा तो उसका एरिया 4πr² होगा, सिलेंडर होगा तो 2πrl होगा, यानी वो एरिया जहां से हीट निकल सकती है, एक्सपोज्ड एरिया। टी क्या है?
कैपिटल टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब भी मैं कहता हूं तो इसका मतलब वो डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर में से 273 ऐड करके मिलता है। बात क्लियर है? यानी अगर मैं 27 डिग्री कह रहा हूं तो इसका मतलब वो 300 केल्विन है। अगर मैं 30 डिग्री कह रहा हूं मतलब 303 केल्विन है। क्या जनता समझ पा रही है? तो ये फॉर्मूला उसने दिया है कि अगर कोई ब्लैक बॉडी है तो वो इतना रेडिएशन करती है। अब मैं कह रहा हूं ये एक बॉडी है और ये बॉडी किसी सराउंडिंग में रखी है, ठीक है? क्या मैं तुम्हें कहूं कि यार सराउंडिंग भी एक बॉडी है तो कैसा रहेगा? ये क्या है? सराउंडिंग है जो टी सराउंडिंग पे है और ये बॉडी है जो टी बॉडी पे है। नहीं, कोई तुमसे कह यार कि बॉडी कितनी हीट निकाल रही है, वो किसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? बॉडी के टेम्परेचर पे। हम यार केवल एमिशन की बात करें, अभी एब्जॉर्प्शन पे बात ही नहीं कर रहे हैं। बॉडी कितनी हीट निकाल रही है किस पे डिपेंड करेगा? उसका फॉर्मूला होगा, ये जो एमिट कर रहा होगा उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा ए टी बॉडी की पावर 4, होगा कि नहीं? यही तो फॉर्मूला स्टीफन ने दिया है। ये ब्लैक बॉडी है तो नहीं, चलो ये मैं ब्लैक बॉडी मान रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं टी सराउंडिंग, सराउंडिंग का टेम्परेचर है तो सराउंडिंग का एक्सपोज्ड एरिया कहां है? सराउंडिंग तो सब जगह है, उसका एक्सपोज्ड एरिया कौन है? तो उसका एक्सपोज्ड एरिया ये है जो बॉडी के टच में है। नहीं, अरे यार सराउंडिंग का अपना कोई एक्सपोज एरिया है ही नहीं। बॉडी जहां रखी होगी जितना बॉडी का एरिया होगा वही सराउंडिंग का एरिया होगा। तो क्या बताओ सराउंडिंग इस बॉडी को हीट रेडिएट कर रही होगी? मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि हीट खा रहा है, मैं थोड़ा अलग तरीके से कह रहा हूं। क्या ये सेम ही बात नहीं है? क्या ये जो सराउंडिंग है वो जितनी हीट निकाल रही होगी ये बॉडी उतनी हीट खा रही होगी क्योंकि ये ब्लैक बॉडी है। मैं तुमसे पूछूं कि ये सराउंडिंग कितनी हीट निकाल रही होगी एक्सपोज्ड एरिया में, तो तुम क्या लिखोगे? सिग्मा ए टी सराउंडिंग की पावर 4। भाई एमिशन का फॉर्मूला स्टीफन ने दिया है तो मैं कह रहा हूं सिग्मा ए टी सराउंडिंग की पावर 4, इतनी बॉडी हीट सराउंडिंग निकाल रही होगी। तो निकाल रही होगी तो, अरे निकाल रही होगी तो ये क्योंकि ब्लैक बॉडी है तो पूरा पूरा खा रही होगी। तो स्टीफन ने जो फॉर्मूला दिया वो एमिशन के लिए ही दिया है, लेकिन क्या ये फॉर्मूला अब किसका बन गया? एब्जॉर्प्शन का बन गया। सराउंडिंग जितना एमिट करेगी बॉडी उतना एब्जॉर्ब करेगी। तो अगर कोई कहे ब्लैक बॉडी का ओवरऑल नेट हीट एब्जॉर्प्शन या नेट हीट एमिशन कितना हो गया, तो मैं कहूंगा इतना निकाल रही है और इतना खा रही है। तो बता रहे नेट हीट की अगर कोई बात करे, नेट हीट एमिशन क्या होगा? मैंने एमिशन लिखा है, इसका मतलब मैं मान के चलो एमिशन ज्यादा हो रहा है। क्या होगा? सिग्मा ए टी बॉडी की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4। क्या ये बात समझ में आ गई? स्टीफन ने एक ही फॉर्मूला दिया है लेकिन उससे हमने दोनों बातें कर ली हैं। क्या जनता समझ पा रही? अब मैंने फॉर्मूला ले दे के इसी को मार्क किया है और यही फॉर्मूला काम का भी है, लेकिन मैं इससे दो बातें बताने वाला हूं। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 केल्विन मान लिया जाए तो वो बॉडी केवल और केवल क्या करेगी? केवल एमिशन करेगी। तब उसका आंसर क्या निकलेगा? सिग्मा ए टी बॉडी की पावर 4। और अगर बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन मान दिया जाए तो वो केवल और केवल एब्जॉर्ब करेगी। तब क्या आ जाएगा? सिग्मा ए टी सराउंडिंग की पावर 4 माइनस में आएगा, वो बता रहा है। मैं कह रहा हूं कि दोनों फॉर्मूले इसी में छुपे हैं कि नहीं। एक समय पे अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछने वाला एक ही चीज की बात करता है कि बॉडी कितना एमिट कर रही है, तो इसका मतलब सराउंडिंग को क्या मान लो? 0 पे। नहीं, और कोई पूछे यार कि कितना एब्जॉर्ब कर रही है, तो इसका मतलब बॉडी को किसमें मान लो? 0 पे। तो आएगा सिग्मा ए टी सराउंडिंग की पावर 4। साइन का कोई मतलब नहीं, बस ये बता रहे कि वो इनटेक है। क्या जनता समझ पा रही? ये फॉर्मूला किसके लिए है? ब्लैक बॉडी। अब मैं तुमसे नॉर्मल की बात करूं। सोचो ये बॉडी ब्लैक बॉडी ना होके
नॉर्मल बॉडी होती तो नॉर्मल बॉडी के लिए हीट एब्जॉर्ब्ड क्या होती? बता यार, नॉर्मल बॉडी के लिए हीट एब्जॉर्ब्ड होती, हीट एब्जॉर्ब सिग्मा ए टी बॉडी की पावर 4, हीट एब्जॉर्ब होती टी सराउंडिंग की पावर 4 इंटू ए। ए क्या है? ए वो फैक्टर है कि जितने फ्रैक्शन में ये खाता है। जैसे ए मान लिया हाफ था, मुझे नहीं पता ए कितना है, मान लिया ए हाफ था, तो जितना सराउंडिंग, जितना ब्लैक बॉडी खा सकती है नॉर्मल बॉडी उसके ए फैक्टर से खाती है। तो ए हाफ हो सकता है, ए 1/3 हो सकता है, ए 1/4 हो सकता है। क्या ए अभी अभी हमने डिफाइन किया था? ए का क्या मतलब होता है कि नॉर्मल के मुकाबले कितने टाइम्स, है ना, ब्लैक बॉडी नॉर्मल के मुकाबले कितने टाइम्स खाती है? वो हाफ, 1/3, 1 से छोटा ही होता है। तो क्या वो फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसका आ जाएगा? ब्लैक बॉडी का, नॉर्मल बॉडी का। अच्छा बता, हीट एमिटेड का फॉर्मूला नॉर्मल बॉडी के लिए क्या होगा? वो होगा ई सिग्मा ए टी बॉडी की पावर 4। कोई अगर नेट हीट की बात कर दे तो क्या आ जाएगा? नेट, तो आ जाएगा ए टी सराउंडिंग की पावर 4 माइनस ई टी बॉडी की पावर 4, और बाहर क्या ले लेते हैं? सिग्मा इंटू ए। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? वो तो 1 होते हैं। हाँ, मैं किसकी बात कर रहा हूं अब? ये किसका फॉर्मूला था? ये किसका फॉर्मूला है? जितना एब्जॉर्ब किया उतना ही एमिट कर दिया, तो माइनस। मैंने कब कहा कि जितना है? अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का कम है, तो क्या हो रहा होगा? नेट में वो निकाल रहा होगा। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, बॉडी का कम है, तो नेट में वो, हाँ, तो ये कैसे निकलेगा? अगर नेट कोई जानना चाह रहा है तो डिफरेंस करके ही निकलेगा ना। ये ब्लैक बॉडी के लिए फॉर्मूला है और ये किसके लिए है? मैं ब्लैक से ही नॉर्मल बना पाया कि नहीं? बस उसमें उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम्हें समझ में आ रहा हो फैक्टर हमने डिफाइंड ही क्यों किया था? क्या जनता समझ पा रही है? फैक्टर हमने इसीलिए डिफाइन किया था कि स्टीफन बोल के चले गए हैं ब्लैक बॉडी के लिए, अगर नॉर्मल बॉडी के लिए करना है तो उसका फैक्टर पता होना चाहिए, है ना। ये ए फैक्टर तय करेगा नॉर्मल बॉडी कितने टाइम्स खाएगा, और ई फैक्टर तय करेगा। अच्छा बताओ, इतनी चीज जो लिखी है ये किसका किसका एब्जॉर्प्शन है? ब्लैक बॉडी का। उसमें ए मल्टीप्लाई कर दिया तब किसका बन गया? ये क्या लिखा है? नॉर्मल ब्लैक बॉडी का एमिशन। उसमें ई मल्टीप्लाई कर दिया तब वो किसका बन गया? नॉर्मल बॉडी का एमिशन। क्या अभी बात समझ में आ गई? टी एस का मतलब टी सराउंडिंग है। ये इतना यहां तक नोट कर लिया है।
हाँ, सर तो सिग्मा ATS4 कैसे आ गया? ये लॉ से, लॉ क्या कहता है कि कोई भी बॉडी टी टेम्परेचर पे है तो सिग्मा ए टी की पावर 4 की वो हीट निकालता है। तो अगर बॉडी टी के टेम्परेचर पे है तो सिग्मा ए टी बॉडी की पावर 4 का हीट निकालेगा, और अगर सराउंडिंग टी सराउंडिंग के टेम्परेचर पे है तो वो इतना हीट निकालेगा। अब सराउंडिंग निकालेगी तो वो किसको देगी? बॉडी को देगी। यहां सिग्मा की वैल्यू अक्सर दी जाती है क्वेश्चन में, बट याद रख सकते हैं 5, 6, 7, 8 ऐसा होता है। सिग्मा क्या है? स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट। नोट कर लिया भाई लोग? एक लॉ है, ये बातें एक्चुअली मैंने समझा दी हैं बट इन्होंने बहुत गंदे तरीके से पेश किया, इसलिए मैंने इसको अलग रखा है। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि ई ब्लैक बॉडी और ए ब्लैक बॉडी का रेशियो ई नॉर्मल बॉडी और ई बॉडी एंड ई ए बॉडी का रेशियो हमेशा सेम रहता है। क्या है मैं अभी समझा रहा हूं। जैसे मैं कह दूं कि शर्मा जी का लड़का 100 नंबर लाता है, 100 में 100 लाता है, नहीं, उसका ए कितना है? 1, तो ये 100 डिवाइड बाई 1 हो गया। भाई ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है? 1। नॉर्मल बॉडी 50 नंबर लाता है, उसका ए कितना है? हाफ। भाई उसका ए कितना होगा? हाफ, क्योंकि वो ब्लैक बॉडी के मुकाबले हाफ एब्जॉर्ब करता है। तो ये 50 डिवाइड बाई हाफ करोगे तो भी वो क्या आएगा? 100, और 100 बाई 1 करोगे तो भी क्या आएगा? 100। या कोई दूसरी बॉडी है जिसका जो फैक्टर है वो 1/3 है, 1/3 या 1/4 है, मतलब वो 25 एब्जॉर्ब करता है और उसका फैक्टर क्या है? 1/4 है, नहीं, तो 25 डिवाइड बाई 1/4 करोगे तब भी क्या आएगा? 100। तो जो अभी मैं बात कह रहा था, एब्जॉर्प्टिव पावर जिस तरीके से डिफाइन किया गया है, मैंने वो डेफिनेशन को ही लॉ, ये लॉ ही है। यार बताओ मैंने अभी क्या बताया था? ए बराबर ई ब्लैक बॉडी नॉर्मल बॉडी अपॉन ई ब्लैक बॉडी। ई का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब बाय नॉर्मल बॉडी, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ब्लैक बॉडी। ये मैंने फॉर्मूला बताया था कि नहीं? ये फॉर्मूला ही लॉ है, ये फॉर्मूला ही लॉ है। क्या इसी से मैं नहीं बना सकता हूं? ई नॉर्मल अपॉन ए बराबर क्या आ गया? ई ब्लैक। नहीं आ गया? अब ए ब्लैक तो 1 होता है, तो ये क्या बन गया? ई ब्लैक अपॉन ए ब्लैक, ई नॉर्मल बॉडी अपॉन, नहीं बन गया? भाई ये जो डेफिनेशन थी ना यार एब्जॉर्प्टिव पावर की, वही किरचॉफ्स लॉ है। यानी किरचॉफ ने कुछ नहीं बताया, एब्जॉर्प्टिव पावर की डेफिनेशन समझाई और कुछ नहीं। लॉ क्या है कि यार ये जो रेशियो है ई बाई ए नॉर्मल बॉडी का या ई बाई ए ब्लैक बॉडी का, वो हमेशा सेम रहता है। तो अगर 100 में 100 नंबर ये पाता है, उसका ए 1 है, तो ये 100/1 आएगा। ये 100 में से 25 नंबर पाता है, उसका ए 1/4 है, तो भी ये क्या रेशियो आएगा? 100 आएगा। वो हमेशा ई ब्लैक बॉडी के बराबर आएगा। क्या जनता समझ पा रही है यार इस लॉ को? नहीं, इससे एक और मैसेज निकल रहा है कि जिसका ई ज्यादा होगा उसका ए ज्यादा होगा, जिसकी एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा होगी उसका
यार ई को हम बोलते हैं क्या? हाँ 100 होगा तो नीचे 125 होगा तो 1 ये बात हम लोग एक्चुअली पहले ही समझ चुके हैं, गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर। हम्म हम्म एमिसिव पावर कि कितना वो एमिट कर सकता है और एब्जॉर्प्टिव पावर कितना फ्रैक्शन वो एब्जॉर्ब करता है। तो एमिसिव पावर जैसे मैंने कहा कोई 100 एमिट कर रहा है ब्लैक बॉडी, नहीं तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर भी क्या होगा? 100 होगा। मतलब वो 100 एमिट करता होगा तो 100 एब्जॉर्ब भी करता होगा, मतलब वो 100% एब्जॉर्ब भी करता है क्योंकि वो ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी एमिट भी 100 करता है तो एब्जॉर्ब भी, तो उसका ए क्या होगा? 1। उसका ए क्या होगा? 1। तो ये बताया गया कि ई ब्लैक बॉडी किसको डिनोट करता है? कितनी एनर्जी वो पर सेकेंड पर यूनिट एरिया एमिट कर रहा है, या कितना एनर्जी वो एमिट कर रहा है। और ए क्या डिनोट कर रहा है? उस रेशियो का कि वो नॉर्मल के मुकाबले कितने टाइम्स एब्जॉर्ब करता है। तो ब्लैक बॉडी का ए क्या होता है? 1। तो ये रेशियो ब्लैक बॉडी के लिए है और ये रेशियो किसके लिए है? नॉर्मल बॉडी के लिए। नॉर्मल बॉडी मान लिया 50 एमिट कर रहा है तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर भी उसी रेशियो में होगा, हाफ होगा। तो क्या इसका भी रेशियो करेंगे तो वो 100 ही आएगा कि नहीं? यही लॉ है। नोट कर लिया भाई लोग? ओके, एमिसिव पावर, ये वर्ड अभी तक पहली बार आया है। एमिसिव पावर का मतलब क्या है? ये एमिसिव पावर कहीं अलग से लिख दे, कितनी एनर्जी कोई पर सेकेंड पर यूनिट एरिया एमिट कर रहा है। एमिसिव पावर क्या है? कितनी एनर्जी कोई पर सेकेंड पर यूनिट एरिया एमिट कर रहा है। अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले यू जो नाम लिखा था, यू वो होता था कितनी एनर्जी वो पर सेकेंड एमिट कर रहा है, वो था एनर्जी पर सेकेंड। और एमिसिव पावर क्या? एनर्जी कितनी पर सेकेंड वो एमिट कर रहा है पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया और आ गया है, तो यू और ई में बस थोड़ा सा फर्क है। हाँ, इंटेंसिटी कह सकते हैं इसको, बिल्कुल। इंटेंसिटी ऑफ एमिशन, ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ एमिशन कह सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ एमिशन। तो अगर कोई अच्छा एमीटर है जो
100 एमिट करता है तो वो अच्छा एब्जॉर्बर होगा, उसका A1 होगा। अगर कोई खराब एमिटर है, वो मान लिया 75 एमिट करता है, तो इसका मतलब उसका एब्जॉर्प्टिव पावर भी 3/4 होगा। समझ रहा है? 75 मतलब कितना, उसका एब्जॉर्प्टिव पावर भी क्या होगा, 3/4 होगा। तो ये रेशियो जो है वो एक जैसा आएगा सब बॉडी के लिए। तो ये थोड़ा गंदा नियम है, बट पुरानी बात समझ में आ गई तो हमारा काम चलेगा। बस ये नियम है, अगर कभी कोई ऐसा लाइन आ जाती तो कम से कम उस पर रिएक्ट कर पाए। पढ़ लिया क्या तुम? पढ़ लिया यार। एक स्फीयर 1 मीटर का है, एक स्फीयर 4 मीटर का है। 1 मीटर वाला 4000 केल्विन पे है, 4 मीटर वाला 2000 केल्विन में है। तो किसका एनर्जी रेडिएशन ज्यादा होगा? क्वेश्चन पूछा है किसका एनर्जी रेडिएशन ज्यादा होगा। तो देखो यार, इसमें कोई फीलिंग वाला तरीका नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है। रेडिएशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, U बराबर सिग्मा ए टी की पावर 4। तो सिग्मा तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, सिग्मा तो बदल नहीं सकता है। एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर टी की पावर 4। तो यार U उसी का ज्यादा होगा जिसका ये टर्म ज्यादा होगा। U उसी का ज्यादा होगा जिसका, भाई ये सब तो कांस्टेंट है ना। तो अब जरा इसके लिए देखो, आर स्क्वायर टी स्क्वायर क्या आएगा, आर स्क्वायर 1 स्क्वायर, टी स्क्वायर 4 की पावर 4। ये 1000 यहां भी है, 1000 यहां भी है, तो उसकी बात इग्नोर करते हैं। मतलब इग्नोर क्या, वो दोनों में आएगा, उसकी हम चर्चा नहीं करते। यहां आर स्क्वायर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर, और टी कितना है, 2 की पावर 4। अरे वो 1000 में दोनों जगह है, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूं। बताओ ये कितना आ गया यार, 1 इंटू 256, और ये कितना आ गया, 16 इंटू 16, कितना आ गया, 256। क्या आर स्क्वायर टी स्क्वायर का वैल्यू यहां भी और यहां भी सेम आ रहा है? इसका मतलब दोनों में रेडिएशन सेम होगा। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया है? देखते जाएं, जरूरी नहीं नोट करना। क्या ये कंपैरिजन कर सकते हैं, U इज प्रोपोर्शनल टू क्या आया है, आर स्क्वायर टी स्क्वायर। बस ये बात हमें यहां पे देखना थी। दोनों का रेडिएशन कैसा होगा, सेम होगा। क्वेश्चन क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखें। अगले में आते हैं यार, ये वाले में है। क्वेश्चन नोट कर रहे हो क्या यार? U proportional to R square T by 2। 4 कैलकुलेट टी की पावर 4 से किया मैंने। चलो कैलकुलेशन नहीं करना है, मैं चाहता हूं कि हर कोई फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दे बस।
जो भी फॉर्मूला लगाना है उसमें वैल्यू पुट करने की आदत डालें, क्या क्या दिया है उसको निकाल के वैल्यू पुट करने की आदत डालें। बस एक लाइन लिख दें जिससे ये आंसर आएगा, सॉल्विंग करना जरूरी नहीं है। नहीं, सॉल्व नहीं करना है। लिख लिया भाई लोग? 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और इतने डायमीटर का एक टंगस्टन वायर है, 0.01 और 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एक वायर है, और इसके लिए हमें निकालना है रेट ऑफ रेडिएशन एमिटेड, U लिखना है। U का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है U का फॉर्मूला, ये एमिशन के लिए है तो E सिग्मा A T की पावर 4, तो E की जगह कितना? 0.36, 36% मतलब 36/100। सिग्मा की जगह कितना? 5.67 इंटू 10 की पावर -8। एरिया कितना? मतलब एक वायर को हम एक सिलेंडर की तरह सोच सकते हैं, और सिलेंडर की सरफेस का एरिया तो इधर भी होगा, उसको इग्नोर कर देते हैं, बहुत छोटा होगा। इसका एरिया होता है 2πr इंटू L, बिल्कुल। तो 2π इंटू R कितना दिया है? इंटू 10 की पावर -3, ये भूले नहीं यार, रेडियस। लेंथ कितना दिया है? 0.2। एरिया आ गया है कितना? 2π इंटू 0.01 इंटू 10 की पावर -3 अब बाई 2 इंटू कितना? 0.2 T की पावर 4। T की पावर 4 मतलब कितना? 2500 का पावर 4। इतना काम करना है भाई, ठीक है। ये सॉल्विंग थोड़ा ज्यादा हो जाएगी, सॉल्विंग ना करें, बस पता रहे कि क्या करना है। कल को एल्जेब्रिक क्वेश्चन आ जाए तो तुम एल्जेब्रिक तो कर ही सकते हो यार, एरिया क्या लिखना है, टी क्या लिखना है, बस इतना ध्यान में। क्लियर है भाई लोग? इतनी सॉल्विंग आ गई तो वैसे यार छोड़ देना चाहिए। एक लाइन लिखना है यार इसके लिए, एक लाइन में न्यूमेरिकल वैल्यू बस पुट कर देना है। सही यूनिट के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू डालने की प्रैक्टिस, ये भी जरूरी है। रख दिया? पिछला वाला सही था, सब यूनिट सहित सब कुछ सही था, इस बार वाला मिलाएं जरा। ई सिग्मा, सिग्मा क्या लिखा है? 10 की पावर -8 T की पावर 4 ई सिग्मा ई सिग्मा A, ठीक है, ठीक, ये आ जाएगा। तो यार हाँ, थोड़ा सा गलती हो गया यार, क्या 300 चलेगा? जूल पर मिनट दिया है। मुझे बता, U का यूनिट क्या होता है?
वॉट ना, और वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 होता है। तो यू इन्होंने क्या सही यूनिट में दिया है? इसको हमें करना पड़ेगा 300 डिवाइड बाई 60 जूल पर सेकेंड। ये सब यार छोटी छोटी चीजें हैं। ई लाना है, सिग्मा कितना लिखना है? इसको 6 इंटू 10 की पावर -8 भी लिखेंगे तो चल जाएगा। एरिया कितना? 5 इंटू 10 की पावर -4। और टेम्परेचर कितना? 727 में 273 ऐड करोगे तो आएगा 1000 की पावर 4। इससे ही निकलेगा। बात क्लियर है? कितने लोगों ने लिख लिया यार? ये सब देखो यार, ऐसे करने की आदत डालोगे तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप ये सब चलने लगेगा, वरना गलती सीधे टेस्ट में होगी या एग्जाम में होगी। तो जो गलती कर सकते हैं क्लास में वो कर डालें, और करने के बाद अपने आप को समझाएं कि ये गलती नहीं करना है। क्लियर है भाई? एक लाइन लिखना है, क्या लिख पाएंगे? सॉल्व भी नहीं करना है, बस एक लाइन लिख के छोड़ दें। क्वेश्चन में कहा है व्हाट इलेक्ट्रिक पावर नीडेड टू मेंटेन द टेम्परेचर। एक बॉडी है और अगर वो फिक्स टेम्परेचर पे है। अच्छा ये बताओ, एक बॉडी है जो हीट निकाल भी रही है और हीट खा भी रही है। हीट निकाल क्यों रही है? क्योंकि उसका टेम्परेचर 327 डिग्री सेंटीग्रेड है, दैट इज 600 केल्विन। और हीट खा क्यों रही है? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। तो सराउंडिंग में तो हीट खिला रही होगी। तो यार बॉडी निकाल रही है और सराउंडिंग खिला रही है, निकाल ज्यादा रहा है या खिला ज्यादा रहा है? निकाल ज्यादा रहा है, तो वो ठंडी नहीं पड़ जाएगी। अगर कोई हीट ज्यादा निकालेगा तो वो ठंडी पड़ जाएगी। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए जो उसको हीट एनर्जी दे। तो वो कौन दे सकता है? तो वो इलेक्ट्रिक पावर की बात करिए। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पावर उसको सप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर मेंटेन रह सकता है। नहीं तो एक तरह से पता है क्या पूछा है? ये पूछा है कि कितनी एनर्जी ये नेट में निकाला। जितना नेट में निकाल रहा उतना कोई दे भी रहा होगा, तभी उसका टेम्परेचर मेंटेन है। यानी क्वेश्चन है नेट रेट ऑफ रेडिएशन, नेट हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। अच्छा ये सब पर यूनिट टाइम ही होता है इस पूरे टॉपिक में यार। यू जो होता था वो भी एनर्जी पर यूनिट टाइम होता था, एच जो होता है था वो भी पर यूनिट टाइम होता है। तो यू हमें निकालना है नेट में। नेट में तो क्या होगा? सिग्मा ए टी बॉडी की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग पावर 4, ये निकालना है। सिग्मा नहीं दिया है तो 6 इंटू 10 की पावर -8 लिख देता हूं। एरिया कितना? 1 इंटू 10 की पावर -4। बॉडी का टेम्परेचर 600 की पावर 4, सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 की पावर 4। ये हमें दोनों बातें करना है। कितनों ने कर लिया है? क्या बात समझ में आ गई है? जितनी हीट बॉडी नेट में निकाल रही है, अगर कोई उसको देने लगे एनर्जी के फॉर्म में तो उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, वरना वो ठंडी हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? कुछ और बोलूं? और क्वेश्चन में ब्लैक बॉडी लिखा है तो ई और ए की हमें कोई बात नहीं सोचना है। इलेक्ट्रिक पावर जैसे बिजली का पावर होता है, वो जो वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा होगा। तो बताओ बिजली का अपना पावर I²R या V²/R होता है कि नहीं? तो हमें नहीं पता कि उसमें करंट कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, बट पावर तो कंज्यूम हो ही रहा है ना। उसी पावर की बात करिए, वो निकालना था। डेल्टा यू इसलिए निकाला है कि ये बताओ किसी चीज में
अगर हीट एब्जॉर्प्शन भी चल रहा है और हीट एमिशन भी चल रहा है। अगर केवल एब्जॉर्प्शन चले तो वो क्या होगा, गर्म होने लगेगी। केवल एमिशन चले तो वो क्या होने लगेगी, ठंडी। बताओ इसमें एमिशन ज्यादा चल रहा है एब्जॉर्प्शन, एमिशन ज्यादा चल रहा है तो वो ठंडी नहीं हो जाएगी। क्वेश्चन में कहा गया हमें चाहिए कि टेम्परेचर ना बदले, टेम्परेचर ना बदले तो जितनी एनर्जी उसमें नेट में खर्च हो रही है उतनी कोई देने वाला होना चाहिए। तो कौन दे सकता है, सराउंडिंग नहीं दे सकता है। ये जो हीटर लगा है, ये हीटर, इसमें इलेक्ट्रिक पावर कोई सोर्स होगा, वो इसको हीट देगा। जूल हीटिंग हम लोगों ने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि अगर ये आर का रजिस्टर है और वी की वोल्टेज है तो वी स्क्वायर बाई आर की इसमें हीट जनरेट होगी। तो वो हीट जनरेट होगी तभी तो निकालेगा वो। हाँ, नेट एमिशन है। वही तो मैं बता रहा हूं कि अगर हमें आई और आर ना पता हो, बस ये पता हो इसका टेम्परेचर फिक्स है, इसका टेम्परेचर फिक्स है, अगर कोई ये कह दे इसका मतलब ये नेट में जितनी हीट निकाल रहा है कोई उसको दे भी रहा है, नेट में जितनी हीट ये निकाल रहा है कोई उसको दे भी रहा है, तो बिजली दे रही होगी, जितनी निकाल रहा है उतनी ही दे रही होगी, तभी तो टेम्परेचर फिक्स है। तो कितना निकाल रहा है ये पता चल जाए तो उतना ही मिल भी रहा होगा। क्या बात समझ पा रहे हैं, कैसे पूछने का ढंग है ये, निकालना हमें यही है। रेडिएशन में एक नियम हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों ने एक अभी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ब्लैक बॉडी अपने अंदर से हर तरह के रेडिएशन बाहर निकालती है। हर तरह के रेडिएशन बाहर निकालती, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर हर वेवलेंथ के कुछ ना कुछ फोटोन बाहर निकलते हैं। मैंने यहां पे ब्लैक बॉडी ने एक नॉर्मल बॉडी का हर वेवलेंथ के कितने फोटोन है उसका इंटेंसिटी ग्राफ ड्रॉ किया है। ये क्या है, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ। और कोई एक ग्राफ देखें जरा, मान लिया मैं कहता हूं ये वाला ग्राफ देखें, ये वाला, ये ग्राफ हम लोगों ने इससे पहले ऐसा कोई ग्राफ पढ़ा है क्या? एक्सरेज नहीं पढ़ा है इसलिए नहीं पढ़ा है। हाँ, देखिए जब भी दुनिया में किसी भीड़ का ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, भीड़ का, तो उसका नेचर ऐसा होता है। ये भीड़ का नेचर है। भीड़ का नेचर क्या है मैं बता दूं, अगर तुम किसी एग्जाम के रिजल्ट के मार्क्स और उन मार्क्स पे होने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट का एक अंदाजा लगाओ, जैसे मान लिया नीट में ही पिछले साल या पिछले से पिछले साल किसी एक साल के रिजल्ट को उठा लो, तो तुम देखोगे 720 में से 720 पाने वाला शायद ही कभी कभी हो जाते हैं। मान लिया एक साल ऐसा भी हुआ है कि 2-2, 3-3 बच्चे 720 में 720 पाए हैं, तो 720 में से एक बच्चा 720 पाया है, एक ही बच्चा, कभी कभी 2-3 भी हो गए हैं, तो एक बच्चा 720 पाया। 719 पाने वाला भी एक ही याद होगा, हो सकता है 719 718 पे एक को बच्चे ना हो, सीधे 715 पे मिले, 715 पे एक बच्चा, फिर 714 पे 2 बच्चे, 713 पे 4 बच्चे, 16 बच्चे। हाँ 16 होगा, 15 होगा, 710 होगा, 19 18 होगा ही। क्यों, नेगेटिव मार्किंग भी तो कोई चीज होती है। तो -4 गलत किया तो -5 हो जाएगा। अरे ठीक है यार, हाँ बस समझ गया भाई। चलो, तो मैंने ऐसे बताया 710 में कुछ 12 बच्चे हैं, 709 में कुछ 20 बच्चे हैं, ऐसे करते करते आओगे तुम्हें पता चलेगा यार कि वो 610 में कुछ 610 में 60-70 बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा होंगे। हाँ 500-600 बच्चे होंगे, अभी इतने भी नहीं होंगे यार, अभी मैं नीट के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ ना इसलिए। तो 600 पे कुछ 700 बच्चे हैं, 599 पे कुछ 1000 बच्चे हैं, 598 पे कुछ 1050 बच्चे हैं। तुम देखोगे यार कि एवरेज मार्क्स पाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है, एक्सट्रीम बच्चों की संख्या कम होती है। एक्सट्रीम मतलब कि बहुत अच्छे मार्क्स पाने वाले भी कम थे
और बहुत खराब मार्क पाने वाले यानी -30 नंबर पाने वाले भी कुछ बच्चे थे। 16 बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने -30 नंबर पाए हैं, 15-16। -31 पाने वाले भी कुछ बच्चे थे। नहीं, यानी यार दुनिया के हर ग्राफ का नेचर लगभग ऐसा ही होता है। ये जो मैंने ग्राफ का नेचर बनाया है, ये दुनिया के हर भीड़ का नेचर होता है। भीड़ का नेचर मतलब कि अच्छे कम होंगे, खराब कम होंगे, एवरेज सबसे ज्यादा होंगे। क्या जनता समझ पा रही है यार? तो यहां खराब अच्छे से मेरा मतलब क्या है? वेवलेंथ का कम होना अच्छा फोटोन है या खराब फोटोन है? अच्छा मतलब ज्यादा एनर्जी का है या कम एनर्जी का है? यार वेवलेंथ का कम होना, तुम्हें एनर्जी पता है यार, E बराबर क्या होता है? SC बाई लैम्डा। तो जिसका लैम्डा कम होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो इस ग्राफ में ये कम लैम्डा वाला भीड़ है, ठीक है, ये ज्यादा लैम्डा वाली भीड़ है और ये एवरेज लैम्डा वाली भीड़ है। तो सबसे ज्यादा भीड़ किनकी होगी? एवरेज। मतलब सबसे पता चले पूरी स्टैटिस्टिक में से एक मार्क्स था कुछ 244 नंबर, 244 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा थी। 8000 बच्चों ने 244 नंबर अचीव करे थे। नहीं समझे? तो ये वही लैम्डा है, ये वही लैम्डा है जिस लैम्डा को ऑक्यूपाई करने वाली भीड़ सबसे ज्यादा है। इंटेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट, कितने अमाउंट में इस लैम्डा वाले फोटोन है। तो यार एक ऐसा लैम्डा जरूर होता है जिसको पाने वाले फोटोन सबसे ज्यादा होंगे, उसको मैंने लैम्डा एम नाम दिया है। लैम्डा एम का मतलब ये नहीं कि लैम्डा सबसे ज्यादा है, नहीं, लैम्डा सबसे ज्यादा तो आगे वालों का होगा। लैम्डा एम का मतलब कि इस लैम्डा पाने वालों की भीड़ सबसे ज्यादा है। क्या जनता समझ पा रही? जैसे मैंने कहा 244 नंबर पाने वालों की बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा थी। 8000 बच्चों ने 244 नंबर पाए थे, फिर 7000 बच्चों ने 243 पाए थे। नहीं, तो ऐसा कुछ। तो ये लैम्डा ऑक्यूपाई करने वालों की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। ये मैंने किसी एक टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया है। तो बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है कि लैम्डा एम का मतलब वो लैम्डा जो ज्यादा से ज्यादा भीड़ ने ऑक्यूपाई किया है। तो यार ऐसा है कि एक बॉडी है जो गर्म है और वो क्या निकाल रही है? फोटॉन्स निकाल रही है। यार ये फोटोन शब्द आता है मॉडर्न फिजिक्स में, अगर किसी को फोटोन शब्द नहीं पता तो बस ऐसा समझे कि ये रेडिएशन निकाल रही है और उस रेडिएशन में फोटोन की भीड़ होती है। और फोटोन का लैम्डा किससे, फोटोन की एनर्जी किससे तय होती है? जिसका लैम्डा कम होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो इस भीड़ में हर तरह के लैम्डा है, इस भीड़ में हर तरह के लैम्डा है। खराब लैम्डा यानी ज्यादा वेवलेंथ वाले भी हैं, अच्छी वेवलेंथ वाले भी हैं, सब तरह के वेवलेंथ है, लेकिन एक लैम्डा वाले सबसे ज्यादा हैं। ये किसी T2 टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया गया है। तो उसका लैम्डा M2 का भीड़ वाला वेवलेंथ है। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो वो प्रोडक्ट फिक्स होगा। ये प्रोडक्ट फिक्स है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो उसका लैम्डा M अच्छा वाला हो जाएगा। अच्छा वाला हो जाएगा मतलब घट जाएगा। अगर तुम किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये ग्राफ रहेगा तो इसी नेचर का, लेकिन थोड़ा सा या तो लेफ्ट खिसक जाएगा या तो राइट खिसक। अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो कहां खिसक जाएगा? लेफ्ट, मतलब भीड़ अच्छी हो जाएगी। या लेफ्ट खिसकना मतलब क्या हो गया कि सारे वेवलेंथ पहले के मुकाबले कम हो गए हैं, तो भीड़ अच्छी हो गई है। और अगर टेम्परेचर घटा दिया तो क्या हो जाएगा? ये ग्राफ थोड़ा सा राइट शिफ्ट, थोड़ा नीचे भी शिफ्ट होता है। राइट तो शिफ्ट होता ही, थोड़ा सा नीचे भी शिफ्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले के मुकाबले भीड़ थोड़ी सी खराब हो गई है। हाई टेम्परेचर पे भीड़ अच्छी होती है, भीड़ अच्छी का मतलब है कम लैम्डा वाली, और ज्यादा टेम्परेचर पे भीड़ खराब हो जाती है। तो कुल मिला के जब भीड़ खिसकेगी, भीड़ का लैम्डा खिसकेगा तो लैम्डा एवरेज वाला, लैम्डा एम वाला भी तो खिसकेगा। नहीं, पूरी भीड़ को रिप्रेजेंट करना हो तो तुम किससे करोगे? कि कुछ ऐसी बात है कि सन 2022 के रिजल्ट में, नीट के रिजल्ट में 244 पाने वाले सबसे ज्यादा थे, लेकिन 2022 पे टेम्परेचर ज्यादा था, ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो उस साल 250 पाने वालों की भीड़ सबसे ज्यादा थी। टेम्परेचर बढ़ा तो भीड़ बेटर हो गई। ऐसी कुछ बात है कि जनता समझ पा रहे? तो 244 पाने वाले पहले ज्यादा थे, 244 पाने वाले सबसे ज्यादा थे नहीं, और अभी टेम्परेचर बढ़ा तो भीड़ अच्छी हो गई।
यानी कुल मिला के यार टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। क्या जनता समझ पा रही है? तो देखो यानी इन तीन ग्राफ में सबसे हाई टेम्परेचर वाला ग्राफ कौन सा है, जिसका लैम्डा एम सबसे कम है। तो ये वाला टेम्परेचर T3 सबसे ज्यादा है, T2 कम है और T1 सबसे। ग्राफ को ऊपर जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, ग्राफ के लेफ्ट खिसकने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ग्राफ कहां खिसकेगा, लेफ्ट। जितना कम टेम्परेचर होगा ग्राफ कहां खिसकेगा, राइट। और ग्राफ खिसकेगा तो भीड़ वाला लैम्डा भी तो बदल जाएगा। तो अगर दो बॉडीज में कंपैरिजन करना हो कि ये किसी T1 टेम्परेचर पे, ये किसी T2 टेम्परेचर पे है, इसका लैम्डा m1 और इसके लैम्डा m2 में क्या रेशियो होगा, तो बना सकते हैं यार। अरे लैम्डा m1 अपॉन लैम्डा m2 क्या होगा, T1 का पावर 1 नहीं होगा। अच्छा बता, U1 U2 का रेशियो क्या होगा, T1 बाई T2 की पावर 4। तो इसको और लैम्डा से रिलेट करना हो तो क्या लिख सकते हैं, लैम्डा m2 अपॉन लैम्डा m1 की पावर 4। यस, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। क्या ये भी रिलेशन लिख सकते हैं? कोई टेस्ट डिसाइड हुआ था? नहीं सर। अच्छा, कोई टेस्ट लिया जाए क्या? किसका बचा है? इलास्टिसिटी बहुत छोटा टॉपिक है यार। SHM हो गया, उसमें इलास्टिसिटी नहीं था। सभी तो बस सेमीकंडक्टर्स कल पढ़ाने के लिए ज्यादा कुछ बच नहीं रहा यार। सर आज ही खत्म कर दीजिए। हाँ सर आज चैप्टर खत्म कर दीजिए। पढ़ा के छुट्टी कर दी जाए। हाँ, डिस्कशन भी तो होना है यार अभी बहुत सारा। हाँ, तो कल चलो अभी हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ये नोट कर लिया भाई लोग, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। खत्म कर जाते हैं। नहीं अभी और है। क्वेश्चंस करें यार। लेकिन रेडिएशन के साथ मिक्स क्वेश्चन भी होंगे ना। हीटिंग एंड इफेक्ट करके हेडिंग यहाँ भी पड़ी है क्या? अच्छा, हीटिंग एंड इफेक्ट अभी भी होगा। ठीक।
नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं करेंगे। नहीं करोगे तो आगे बढ़ाएं यार। ये हेडिंग यार बहुत फेमस हेडिंग नहीं है, मैंने बनाई है, इसको मैं अपनी किताब में लिखूंगा, हीटिंग एंड इफेक्ट। हीटिंग एंड इफेक्ट है, हीट ट्रांसफर एंड इफेक्ट है। अभी नई नई बनी है ना, तो थोड़ा सा लचीली है, बदल सकती है। एंड इट्स इफेक्ट। ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है। मे बी कि वो डिग्री सेंटीग्रेड में हो, मे बी कि वो टी कोल्ड डिग्री सेंटीग्रेड में हो सकता है, केल्विन में हो। तो इतना तो पक्का है कि अगर इस बॉडी और इस बॉडी को आसपास रखा जाएगा तो किससे हीट कहां जाएगी, फर्स्ट से 2 जाएगी। अब वो हीट कंडक्शन के जरिए जा सकती है, कन्वेक्शन के जरिए या रेडिएशन की। तो कन्वेक्शन हमें सोचना नहीं, क्योंकि उसके लिए मैथ्स नहीं है। अगर सोचो इन दोनों में एक सॉलिड कंडक्टर लगा दिया जाए तो हीट किसके थ्रू जाएगी, कंडक्शन के थ्रू। और अगर मैं कह रहा हूं नहीं कंडक्शन नहीं हो रहा है, तो बॉडी 1 बॉडी 2 को हीट कैसे दे सकता है, रेडिएशन के फॉर्म में। ये दोनों ही संभावनाएं हैं। मैं थोड़ा जनरल वे में बात कर रहा हूं कि या तो कंडक्शन होगा या तो, अब अगर यहां से मान लिया हीट जा रही है तो इस बॉडी के साथ क्या होना है, ये बॉडी गर्म होने लगेगी, ये उसका इफेक्ट है। और इस बॉडी के साथ क्या होना है, ठंडी होने लगेगी। यहां भी अगर ये बॉडी 1 है, ये हीट दे रही है रेडिएशन के थ्रू या किसी भी थ्रू, तो ये क्या हो रही होगी, गेटिंग कूल। और ये बॉडी धीरे धीरे गर्म होती जाएगी और ये बॉडी धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी। तो क्वेश्चन क्या उठ सकता है कि ये हर सेकंड कितना गर्म हो रही है, हर सेकंड, भाई हर सेकंड हीट आ रही है तो हर सेकंड ये कुछ ना कुछ गर्म भी हो रही होगी। या ये पूछा जाएगा कि हर सेकंड ये कितना ठंडा हो रहा है, नहीं, ये हर सेकंड कितना ठंडा हो रहा है ये पूछा जाएगा, या ये हर सेकंड कितना गर्म। इफेक्ट ये भी हो सकता है। और क्या ये मेल्ट या वेपराइज नहीं हो सकती। सोचिए ये आइस है और रेडिएशन इसको जा रहा है, तो इसके साथ क्या हो सकता है, ये मेल्ट कर जाए, या ये ऑलरेडी लिक्विड है वेपराइज हो जाए, दोनों नहीं हो सकता है। तो यार ये गेटिंग कूल ठीक है यार। अब गेटिंग कूल में ये क्या हो सकता है, फ्रीज हो सकता है यार। गेटिंग कूल का मतलब है टेम्परेचर रिडक्शन, एक चीज ये हो सकती है। और क्या हो सकता है, फ्रीज हो सकता है। और क्या हो सकता है, कंडेंस मतलब लिक्विडिफाई हो सकता है, नहीं, हाँ कंडेंस हो सकता है मतलब लिक्विडिफाई हो सकता है। इतनी संभावना है कि नहीं। जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है तो उसका फॉर्मूला, टेम्परेचर चेंज का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, dq बराबर ms dt। अब वो dt है, dt का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में चाहे केल्विन में हो हमेशा सेम होता है। टेम्परेचर चेंज का यही फॉर्मूला है कि नहीं। हाँ, अब ये dq आ रहा है, हीट आई है तो गर्म होगा, गई है तो ठंडा होगा, लेकिन फॉर्मूला तो यही होगा ना हर बार। अगर dq आया है तो dt बढ़ा होगा और dq गया है तो dt कम होगा, लेकिन फॉर्मूला तो यही रहेगा। क्या जनता ये बात समझ में आ रही। टेम्परेचर चेंज, जब भी यार कभी फेज चेंज होता है, फेज चेंज, तो dq का फॉर्मूला क्या होता है यार। फेज चेंज में q का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, ml, पढ़ा है कि नहीं। अब वो अगर फेज चेंज लिक्विड से वेपर हो रहा है तो LF आएगा, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो LV आएगा। ले देखिए होता तो यही है ना यार, वो LF भी हो सकता है LV भी हो सकता है। तो यार मान लिया कुछ हीट आई है तो कुछ मास
पिघल सकता है या वेपराइज हो सकता है। एल तो फिक्स है ना, तो यहां डी इधर लगेगा क्योंकि यही बदलेगा। क्यू आने से कुछ मास पिघलेगा या कुछ मास वेपराइज हो जाएगा, या फिर क्यू आने से कुछ मास कुछ टेम्परेचर बदल जाएगा। मास तो पूरा मास का एक ही साथ टेम्परेचर बदलता है ना, तो या तो ये फॉर्मूला लगेगा ये। अब मुझे बताओ dq बाई dt क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ms dt बाई dt। ये dt बाई dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर कोई चीज गर्म हो रही है तो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है? मुझे बताओ यहां क्या पूछा जाएगा? dm बाई डी टी इंटू एल। ये dm बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ मास फ्रीज हो सकता है, और क्या हो सकता है? लिक्विडिफाई हो सकता है, और वेपराइज हो सकता है, और फ्रीज हो सकता है, कंडेंस हो सकता है, वेपराइज हो सकता है, या फ्रीजिंग का उल्टा क्या है? मेल्टिंग। और वेपराइजेशन का उल्टा क्या है? यानी यार कितना मास फ्रीज कर रहा है पर यूनिट टाइम, या कितना मास वेपराइज हो रहा है पर यूनिट टाइम, या कितना मास, क्या ये क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं? अब दोनों बातें कनेक्ट करते हैं। dq बाई dt की यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है वॉट या जूल पर सेकेंड या वॉट। वॉट भी हो सकती है या कैलोरी पर सेकेंड भी हो सकती है। इसकी भी यूनिट क्या है? वॉट। अच्छा h की यूनिट क्या होती थी? वॉट। या h और dq बाई dt सेम चीज नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं इसमें कुछ q पर सेकेंड आ रहा है, इससे कुछ q पर सेकेंड जा रहा है, और इससे कुछ q पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है, क्या वो अलग अलग चीजें हैं? जितना इससे जा रहा है उतना इसमें आ रहा है, उतना इसमें ट्रांसफर हो रहा है, क्या ये अलग अलग चीजें हैं क्या? अगर ये रेडिएशन के थ्रू इससे कुछ जा रहा है तो उतना इसमें आ रहा है और उतना ही ट्रांसफर हो रहा है। यानी h और dq बाई dt सेम चीज है कि नहीं है? h ही क्या है? dq बाई dt। dq बाई dt से मतलब जितना आ रहा है या जितना जा रहा है। इसी तरह से क्या यहां जब मैं डेल्टा यू लिखा करता था उसकी भी यूनिट क्या थी? वॉट। क्या जितना इधर से निकल रहा है वो हीट इससे निकल रही है, उसका dq बाई dt यू है, और जितना इसमें आ रहा है क्या वो dq बाई dt ही है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं कंडक्शन में बातें कर रहा हूं, कंडक्शन में, तो dq बाई dt को मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा t बाई आर बराबर क्या? ms dt बाई dt नहीं लिख सकता? और L dm बाई dt। डिपेंड्स कि टेम्परेचर बदलाव हो रहा है या फेज चेंज हो रहा है। इसी तरह से अगर रेडिएशन वाला क्वेश्चन है तो हम लिखेंगे सिग्मा ए टी बॉडी की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4 बराबर एम एस डी टी बाई डी टी। और क्या बता रहे? कंडक्शन के जरिए टेम्परेचर चेंज होना या फेज चेंज होना हो सकता है, तो क्या रेडिएशन के जरिए भी टेम्परेचर चेंज होना और फेज चेंज होना हो सकता है? तो या तो तुम इसको इसके बराबर लिखोगे अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या तो इसको इसके बराबर लिखोगे अगर फेज चेंज हो रहा है। ये कंडक्शन का फॉर्मूला है भाई, जहां आर क्या होता था? एल अपॉन के। अगर रेडिएशन के जरिए यही काम हो रहा है, नहीं, अब रेडिएशन में भी कई बार होता है कि केवल रेडिएशन हो रहा है तो टी सराउंडिंग क्या कर दोगे? जीरो कर दोगे। क्या ये पूरा पैटर्न समझ में आ रहा है? किस तरह के क्वेश्चन और हो सकते हैं? मैं एक बात और साथ ही साथ कर रहा हूं ताकि पैटर्न में तुम्हारे ये भी जुड़ जाए।
ये जो मैंने फॉर्मूले का स्ट्रक्चर दिया है, ये ms dt by dt समथिंग इनटू ये लिखा है, इसकी अगली लाइन आएगी dt by dt, इसमें एक माइनस लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है अभी मैं बताऊंगा, थीटा बॉडी माइनस थीटा सराउंडिंग, ये इसको बोलते हैं, ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। मुझे बता, टेम्परेचर चेंज रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है, टेम्परेचर चेंज कंडक्शन की वजह से भी हो सकता है। क्या dt बाई dt का लेना देना टेम्परेचर चेंज से है कि नहीं? यहां टेम्परेचर चेंज की पावर 4 है बेसिकली, यहां टेम्परेचर चेंज की पावर 1 है, तो ये काफी क्लोज रेडिएशन के जैसा है। क्या dt बाई dt टेम्परेचर चेंज से रिलेटेड है? नहीं। न्यूटन ने ये बात उस समय ना कंडक्शन ना रेडिएशन सब कुछ कंसीडर करके बताया था। क्या बताया था? कि dt बाई dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर, और अगर T घट रहा है तो ये हो गया रेट ऑफ कूलिंग। अगर T बढ़ रहा होता है तो हम कहते हैं रेट गर्म होने का रेट, और अगर T घट रहा है तो हम क्या कहते हैं? ठंडे होने का रेट। ये माइनस केवल ये बता रहा है कि dt बाई dt एक नेगेटिव टर्म है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया है? माइनस। सोचो यार, अगर टेम्परेचर घट रहा है तो dt कैसा टर्म है? dt का मतलब चेंज इन टेम्परेचर कैसा टर्म है? नेगेटिव टर्म है। तो dt बाई dt कैसा है? नेगेटिव टर्म। एक माइनस लगाने से ही क्या बन गया? पॉजिटिव। तो ये हो गया क्या? रेट ऑफ कूलिंग। वो किसके प्रोपोर्शनल है? थीटा बॉडी माइनस थीटा सराउंडिंग के। ये तीन बातें आ गई हैं रेट ऑफ कूलिंग को लेके। अगर कोई तुमसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में रेट ऑफ कूलिंग पूछे तो वो इस तरह से प्रोपोर्शनल है। अगर कोई रेडिएशन में रेट ऑफ कूलिंग पूछे, बताओ, अच्छा रेडिएशन में रेट ऑफ कूलिंग पूछेगा, dt बाई dt किसके प्रोपोर्शनल है? और अगर कोई कंडक्शन में रेट ऑफ कूलिंग पूछे, क्या बात समझ रहा है? तीनों में चीजें अलग हैं। क्या जनता समझ पा रही है? यहां रेट ऑफ कूलिंग यानी dt बाई dt किसके प्रोपोर्शनल है? डेल्टा t बाई r 1 अपॉन ms। और यहां dt बाई dt किसके प्रोपोर्शनल है? सिग्मा ए टी बॉडी की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग पावर 4 1 अपॉन ms। क्या जनता समझ पा रही है? अगर कोई यहां से dt बाई dt का फॉर्मूला निकालेगा तो क्या बनेगा? वो अभी हम निकालेंगे अगले जगह पे जहां क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। ये स्ट्रक्चर समझ लें भाई, तीन तरीके से चीजें ठंडी हो सकती हैं, कंडक्शन के जरिए, रेडिएशन के जरिए, या कुछ ना बोला जाए सबके जरिए। तो कंडक्शन के जरिए ये फॉर्मूला है, रेडिएशन के जरिए ये फॉर्मूला है, और सबके जरिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कुछ कंडीशंस पे काम करता है, तो वो कंडीशन की जरूरत कभी पड़ेगी नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। तो ये फॉर्मूलों का स्ट्रक्चर दिमाग में बन गया भाई। पहले तो यार फॉर्मूले का स्ट्रक्चर दिमाग में क्लियर हो जाए कि ऐसे फॉर्मूले क्यों आए हैं। dt बाई dt यहां क्या है? रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है, लेकिन घट रहा है तो रेट ऑफ कूलिंग बोलते हैं। वहां भी यार dt बाई dt रेट ऑफ कूलिंग भी हो सकता है, रेट ऑफ हीटिंग बट होता नहीं है, या रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज है बेसिकली। dt बाई dt क्या है? रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज। हर जगह जहां dt बाई dt लिखा है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। और जहां मैंने माइनस dt बाई dt लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ कूलिंग। यार देखो ऐसा है, ये भी रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज कूलिंग भी हो सकता है, और नॉन कूलिंग मतलब कूलिंग का उल्टा भी हो सकता है।
तो रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला मुझे 3 जगह से नजर आ रहा है, कंडक्शन के जरिए, कन्वेक्शन रेडिएशन के जरिए, और तीसरा क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तीनों फॉर्मूलों में कुछ कॉमन बातें हैं। मुझे बता, एक बॉडी का मास m1 है और दूसरी बॉडी का मास m2 है, दोनों के s सेम है, ठीक है, दोनों के टेम्परेचर भी सेम है। बता किसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा, किसका रेट ऑफ कूलिंग कम होगा। मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, बता नहीं रहा हूं, मतलब कुछ भी कंसीडर कर लो, चाहे रेडिएशन और कंडक्शन और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, किसी के जरिए भी एक्सप्लेनेशन देना हो तो मुझे बता यार, ये जो ms वाला शब्द आता है, वो ms वाला शब्द हमेशा कहां जाता है, नीचे डिवाइड में जाता है कि नहीं। क्या ये ms नीचे जाता है कि नहीं, ये ms यहां से कटेगा नीचे जाएगा, ms यहां भी नीचे है। मुझे बताओ अगर dt बाई dt का कोई फॉर्मूला बनाए तो ms कहां जाएगा, नीचे जाएगा। यहां dt बाई dt का फॉर्मूला बनाए तो ms कहां जाएगा, नीचे जाएगा। यार ये चीजें कोई रट नहीं पाएगा, फॉर्मूले से ही बनाना पड़ेगा। मुझे बताओ हर फॉर्मूले में dt बाई dt का जब आंसर ला रहे हो उसमें समथिंग आता है और समथिंग बाई ms आता है कि नहीं आता। हर फॉर्मूले में dt बाई dt में ms कहां आता है, नीचे आता है। तो बता इन दोनों में मैं किसी एक का m ज्यादा बोल रहा हूं। अच्छा मैंने ये बताया नहीं कौन ज्यादा है, शकल से नजर आ रहा है कौन ज्यादा है, m2 ज्यादा है। तो बता रेट ऑफ कूलिंग किसका ज्यादा है, dt बाई dt किसका ज्यादा होगा, 1 का ज्यादा होगा 2 के मुकाबले। मैंने मॉड लगा दिया ताकि वो साइन आइन के चक्कर दिमाग में ना आए। नहीं, अब मैं कह रहा हूं दोनों के मास सेम है, मास सेम है, इसका S1 है और इसका S2 है, और मैं कह रहा हूं S2 ज्यादा है S1 से। बता रेट ऑफ कूलिंग किसका ज्यादा होगा, रेट ऑफ कूलिंग किसका ज्यादा होगा, किसका, जिसका, फिर से वही बात है यार, m और s दो टर्म है कि नहीं, तो जिसका m और s कम होगा उसका रेट ऑफ। तो क्या यहां भी हम कह सकते हैं dt बाई dt1 इज ग्रेटर देन dt बाई dt2। क्या ये बात समझ में आ गई है कि नहीं, m s का इफेक्ट समझ में आ गया यार, m और s का इफेक्ट। और क्या, अच्छा टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट तो दिख ही रहा है भाई। टेम्परेचर चेंज ज्यादा होगा, जैसे मैं कह दूं इन दो बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रही है, इसका T हॉट इसका T कोल्ड है, इसका T हॉट 2 है इसका T कोल्ड 2 है, ये भी कंडक्शन के जरिए हीट ट्रांसफर कर रहे हैं दोनों, बाकी सब कुछ सेम है। इसमें TH माइनस TC और इसमें TH2 माइनस TC, ये ज्यादा है लेटेस्ट से, यानी यहां टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, यहां टेम्परेचर डिफरेंस कम है। तो टेम्परेचर डिफरेंस समझ रहे हो ना, दो एंड पे टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये बॉडी और इन बॉडी में कौन ज्यादा तेजी से ठंडी हो रही होगी, यार सीधी सी बात है, हर फॉर्मूले में क्या टेम्परेचर डिफरेंस फॉर्मूले में ऊपर आया है कि नहीं। तो टेम्परेचर डिफरेंस हॉट और कोल्ड बॉडी का डिफरेंस हमेशा ऊपर आया, यहां भी ऊपर है, यहां भी ऊपर है और यहां भी ऊपर ही है। क्या हर फॉर्मूले में टेम्परेचर डिफरेंस कहां आया है, ऊपर। तो जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा जिस केस में, तो क्या मैं कह सकता हूं dt बाई dt सेकेंड वाले का dt बाई dt फर्स्ट वाले से ज्यादा होगा। ये सारे एक्सप्लेनेशन फॉर्मूलों से निकालोगे या रटोगे, फॉर्मूले से ही निकालें। यार मैथमेटिकल डिसीजन है तो उनको लाइनों में याद रखने की जरूरत नहीं है, सारे फैसले हम कहां से निकालेंगे, फॉर्मूले से निकालेंगे। क्या जनता समझ पा रही है यार। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं,
ये भी एक एग्जांपल है। एक हॉलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है। बता किसका dt बाई dt ज्यादा होगा, रेट ऑफ कूलिंग किसका ज्यादा होगा। ये भी T टेम्परेचर पे है, ये भी T टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे है, ये भी R रेडियस का है, ये भी R रेडियस का है, इसकी भी स्पेसिफिक कैपेसिटी S है, इसका भी S है। कौन जल्दी जल्दी ठंडा होगा, किसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा? लॉजिक यस, डेंसिटी की बात ही मत करो, ये खाली है ना और वो भरा है, मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल है तो एस तो सेम ही होगा ना यार, डेंसिटी भी सेम ही होगा, लेकिन अंदर से खाली है तो इसका मास केवल बाहर है और इसका मास अंदर से बाहर सब जगह है। तो इतना तो समझ में आ रहा है M1 ज्यादा होगा या M2 ज्यादा होगा? सॉरी, सेम मटेरियल के हैं। अरे सेम मास का कैसे हो सकता है? सेम मटेरियल और सेम रेडियस के हैं, एक हॉलो है और एक भरा है, तो किसका मास ज्यादा होगा? M2 ज्यादा होगा M1, और जिसका मास ज्यादा होगा उसके लिए रेट ऑफ कूलिंग, यानी ये धीरे धीरे ठंडा होगा और ये जल्दी, यानी मैं क्या कह सकता हूं dt बाई dt 2 का कम होगा और 1 का ज्यादा होगा। लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? dt बाई dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? ms। ये लॉजिक याद रखना है। ये लॉजिक सब निकले कहां से हैं? इन फॉर्मूलों से, और इन फॉर्मूलों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनने वाले हैं, इसलिए इन फॉर्मूलों को तो हम भुला ही नहीं सकते। क्या जनता समझ पा रही है? ये फॉर्मूले मैंने बनाए हैं। मैं दो सिचुएशन दे रहा हूं, ये दो बॉडी हैं, TH माइनस TC इनका टेम्परेचर डिफरेंस है, और ये दोनों बॉडी हैं, इनका भी TH माइनस TC टेम्परेचर डिफरेंस है, लेकिन TH2 माइनस TC2, और मैं कह रहा हूं ये डिफरेंस कम है और ये डिफरेंस ज्यादा है। तो टेम्परेचर डिफरेंस जहां ज्यादा होगा वहां रेट ऑफ कूलिंग भी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है हर जगह। नहीं, कोई ये बताए कि ना बताए, यहां ये मैटर नहीं करता कि रेडिएशन चल रहा है, कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग चल रहा है, या कंडक्शन चल रहा है। क्या जनता समझ पा रही? टेम्परेचर डिफरेंस फॉर्मूले में ऊपर ही आता है और MS फॉर्मूले में नीचे ही आता है। क्या इतनी बातें क्लियर है? तो इसमें और कैसे क्वेश्चन होंगे? तुम हिंसक क्यों हो जाते इतनी जल्दी? थोड़ा सहने की क्षमता रखो। मैं इसके लिए एक लाइन लिखने वाला हूं तो तुम्हें समझ आ जाएगा कैसे न्यूमेरिकल आएंगे। ये एक आइस बॉक्स है, अंदर पूरी तरह से आइसक्रीम रखी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सराउंडिंग कितने डिग्री पे है? अंदर आइसक्रीम है। अच्छा, ये एक थिक वॉल वाला आइस बॉक्स है, इसके अंदर आइसक्रीम भरी होगी। चलो, ये येलो कलर की क्या भरी है? आइसक्रीम। ठीक, ऑरेंज बार है। The box has wall of surface area this, thickness this, thermal conductivity this. क्वेश्चन में पूछा गया रेट एट विच आइस मेल्ट, रेट एट विच आइस मेल्ट। तो पहले तो मुझे बताओ, इस आइस बॉक्स के अंदर से हीट जो निकल रही है वो कंडक्शन के जरिए निकलेगी, कन्वेक्शन के जरिए, या रेडिएशन के जरिए, या इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगेगा? यार साफ साफ लैंग्वेज में लिखा है, उसकी वॉल की कंडक्टिविटी ये है, ठीक है। अंदर आइस 0 डिग्री पे है, बाहर क्या है? 20 डिग्री पे। अच्छा, ये तुम्हें ऐसे मानना है कि वॉल वाली चीज है, यानी हीट कहां से निकल रही है? वॉल के थ्रू। क्या वॉल के थ्रू? हमने कंडक्शन की बातें पहले से कर रखी हैं। तो एक मटेरियल है जिस मटेरियल के थ्रू हीट बाहर निकल रही है, सॉलिड के थ्रू, तो ये यहां क्या हो रहा है? कंडक्शन हो रहा है।
और पूछा क्या है, कितनी बर्फ पिघल रही है हर सेकंड। अच्छा, बाहर से अंदर आ रही होगी, अंदर से बाहर? अरे हीट कहां से जा रही होगी? बाहर से अंदर आएगी। बाहर गर्म है, अंदर ठंडा है यार, बाहर से अंदर आएगी। तो क्वेश्चन पूछा है कितनी हीट पिघलेगी, कितना बर्फ पिघलेगा पर सेकंड। बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला में यूज करना है? ये डेल्टा टी अपॉन आर बराबर एल डी एम बाई डी टी। एम एस डी टी बाई डी टी नहीं, एम एस डी टी बाई डी टी तब होता है जब ये पूछता है अंदर का टेम्परेचर किस रेट से चेंज हो रहा है। तो यहां टेम्परेचर चेंज नहीं चल रहा है, फेज कन्वर्जन चल रहा है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? हमें लगाना है डेल्टा टी बाई आर। ये डेल्टा टी बाई आर क्या है? एच का फॉर्मूला, और एच ही डी क्यू बाई डी टी होता है। उसको किसके बराबर लिख देना? एल डी एम बाई डी टी। बस ये लाइन पहले तो समझ में आना चाहिए। अब मुझे बताओ डेल्टा टी, अंदर और बाहर का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 20। आर क्या होता है? आर होता है एल अपॉन के। तो एल मतलब कितनी लेंथ हीट ट्रेवल कर रही है, जो उसकी थिकनेस होगी। कितनी थिकनेस है? 2 mm। के कितना दिया है? थर्मल कंडक्टिविटी 0.06। कितना एरिया है सारी दीवारों का मिला के? -4। क्या ये हमें आर की जगह पता चल गया? यानी यहां से आर उठा के कॉपी पेस्ट करना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दे रखा है? सही यूनिट में दे रखा है कि बदलना है? सही यूनिट में दे रखा है। और डीएम बाई डी पूछा था। डीएम बाई डी मतलब कितना मास पिघल रहा है पर यूनिट टाइम। तो क्या अगली लाइन में डीएम बाई डी आ जाएगा? क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कैसे आया है? कोई दिक्कत है? अच्छा, इसी में अगर मान लिया पानी भरा होता तो पूछता पानी किस रेट से गर्म हो रहा है? नहीं कर लेते? क्या करते? डेल्टा टी बाई आर तब भी लिखते और इसको लिख देते एम एस डी टी बाई डी टी। तो रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज आता है। इसके अंदर पानी भरा होता तो कितने रेट से गर्म हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कि जनता समझ पा रही है मैं क्या बातें कर रहा हूं? देखो यार, नीचे 100 डिग्री पे स्टीम इसको लगाई गई है और ऊपर आइस। ये एक पतला सा मटेरियल है जिसकी थिकनेस कितनी दे रखी है? 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर की थिकनेस है। और एरिया कितना है? इसका एरिया 3600 इंटू 10 की पावर -4। क्वेश्चन में कहा गया है कि ओके रेस्ट 1 घंटे में 4.8 किलोग्राम आइस मेल्ट कर गई है। ये पता है क्या दिया है? डीएम बाई डी टी। मास कितना है? 4.8। और 1 घंटा है तो उसको मैं किलोग्राम पर सेकेंड। आ गया कि नहीं? यार सही यूनिट में नहीं था ना, तो हमने क्या डीएम बाई डी पता है? अब डीएम बाई डी कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये बताओ, यहां कंडक्शन चल रहा है, रेडिएशन चल रहा है या कंडक्शन चल रहा है? तो हमें डेल्टा टी बाई आर लगाना है और किसके बराबर लिख देना है? एल डीएम बाई डी टी। बताओ यहां और यहां के बीच में टेम्परेचर चेंज कितना है? 100। रेजिस्टेंस इस ब्लॉक का कितना होगा? भाई यहां 100 है, यहां 0 है, यही ब्लॉक है बीच वाला। कितना रेजिस्टेंस होता है? एल अपॉन के। सब दिया है भाई। एल है 0.1, के थर्मल कंडक्टिविटी, अच्छा के निकालना है, और एरिया दिया है। एल कितना होता है? लेटेंट हीट ऑफ नहीं दिया है क्या आइस का? कोई बात नहीं। एल का 80 इंटू 4.2 लिख देते हैं। 80 कैलोरी होता है। 80 कैलोरी पर ग्राम होता है ना यार, पर ग्राम होता है ना, तो इंटू 10 की पावर 3 और करना पड़ेगा। डीएम बाई डी कितना है? 4.8 अपॉन 3600। यार ये 80 कैलोरी पर ग्राम होता है ना, तो 80 इंटू 10 की पावर 3 कैलोरी पर किलोग्राम हो गया, और उसमें 4.2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये किस में आ गया? जूल में। क्या सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट में आ गया? एल हमारा कितना है? 0.1। ए क्या है? एरिया। तो के आ जाएगा। पूरी लाइन में के अननोन है, क्या आ जाएगा? तुम समझ पा रहे यार कैसे क्वेश्चन है? भी रेडिएशन वाला भी एक आ जाता तो कितना बढ़िया रहता। ओके, ये रेडिएशन वाला है। क्या एक चैम्बर है जो कितने डिग्री पे है? 27 डिग्री, यानी कितना? 300 केल्विन। और एक बॉडी है वो कितने डिग्री पे है? 500 केल्विन। 227 मतलब 500 केल्विन। ये ब्लॉक क्या कर रहा है? रेडिएशन कर रहा है। नहीं, क्वेश्चन में क्या? फाइंड इनिशियल रेट एट विच टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीज।
यानी dt बाई dt बताना है। क्या बताना है? dt बाई dt बताना है। इनिशियल मतलब इसी वक्त, इस वक्त रेट ऑफ कूलिंग क्या है, dt बाई dt बताना है इस वक्त। तो बताओ यहां कंडक्शन चल रहा है या रेडिएशन चल रहा है? रेडिएशन में हीट का रेट क्या हमने पढ़ा है? सिग्मा ए टी बॉडी की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग पावर 4, ये पढ़ा है कि नहीं? और इसको किसके बराबर लिख देना है? यहां टेम्परेचर चेंज चल रहा है या बर्फ पिघल रही है या कुछ जम रहा है? टेम्परेचर चेंज, तो इसको किसके बराबर लिख देना? एम एस डी टी बाई डी टी। यार ये डी टी टेम्परेचर हो, ये डी टी टाइम है, डी टी बाई डी टी लाना है। तो क्या बाकी सब दिया है? एम देखो यार मास दिया है, एस क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी दिया है, सिग्मा पता ही होता है, ए पता ही है। क्या समझ गया यार क्वेश्चन कैसे होगा? समझ गए हैं? तो अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन करना है।